हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 अधूरा रह गया था उसको पूरा करूंगा, क्योंकि हमारे चैनल में एडसेंस प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, एडसेंस में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम प्रॉपर तरीके से आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहे थे। तो साथियों, अब हम क्लास 9th की सभी साइंस की वीडियोस को लाएंगे और साथ ही हम क्लास 10th के एमसीक्यू करवाने वाले हैं। इसके बाद हम क्लास 9th के भी प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और पास में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। साथियों, ये क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर हमारी प्लेलिस्ट क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी में जाकर क्लास 9 के सभी वीडियो और इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी वहाँ पर कि प्लांटी जगत, ठीक है, प्लांटी जगत किसे कहते हैं और प्लांटी जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पादप जगत को 5 समूहों में बांटा गया है। वो 5 समूह कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा समूह है। ठीक है, इनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इनके गुण पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार के जीवों के क्या गुण होते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को। थैलोफाइटा समूह, ठीक है, दूसरा हमारा आता है ब्रायोफाइटा समूह, तीसरा हमारा आता है टेरिडोफाइटा समूह, ठीक है, और चौथा आता है हमारा एंजियोस्पर्म समूह, ठीक है, और पांचवा आता है जिम्नोस्पर्म समूह। ठीक है, तो पादप जगत को इन 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा समूह के जीवों के गुण क्या होते हैं। तो नंबर 1 है हमारा, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। क्या होता है, जो थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं, ठीक है, इनकी जो शारीरिक संरचना होती है, ठीक है, उनमें विभेदीकरण नहीं पाया जाता। ये सिंपल सा आप देख सकते हैं, एक स्पायरोगायरा का चित्र है। ठीक है, ये जो थैलोफाइटा समूह के जीव होते हैं, इनमें क्या होता है, धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, ये बहुत विशाल नहीं होते, इनका विभेदीकरण नहीं होता, यानी कि इनका विभाजन होकर, यानी कि ये कई भागों में बटे नहीं होते हैं। ठीक है, बस सिंपल से ये धागे नुमा संरचना होती है और साथ ही इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो जो थैलोफाइटा समूह के जीव हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सामान्यतः शैवाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह जलीय पौधे होते हैं। तो जितने भी थैलोफाइटा समूह के जीव हैं वो सब कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं। ठीक है, उदाहरण भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, और याद रखने, इनको भूलना नहीं है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ठीक है, तथा कारा, ये क्या है? थैलोफाइटा समूह के पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रायोफाइटा समूह के जीवों के गुण। तो साथियों, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा समूह के पौधे होंगे वो जलीय भी होंगे और स्थलीय भी होंगे, लेकिन थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जलीय होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। साथियों, आपको याद रखना है किस पादप जगत के समूह को हम उभयचर कहते हैं? तो कहते हैं ब्रायोफाइटा समूह को। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्योंकि ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? उभयचर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यह पादप तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होता है। ये जो ब्रायोफाइटा समूह के पौधे होते हैं, ये पादप तने में, पत्तियों में विभाजित होते हैं, लेकिन
जो हमारे थैलोफाइटा समूह के जीव थे, पौधे थे, उनमें तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, यानी उनमें विभेदन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। इनमें अंगक पाए जाते हैं लेकिन ऊतक नहीं पाए जाते। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? अंगक पाए जाते हैं लेकिन ऊतक नहीं पाए जाते। अंगक में क्या पाया जाता है? तना पाया जाता है, पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। उदाहरण मॉस, जिसको हम बोलते हैं फ्रूनेरिया, ठीक है, तथा मार्वे फसिया। ठीक है, ये जो उदाहरण थे, ये उदाहरण थे हमारे ब्रायोफाइटा समूह के। साथियों, आपको जो है वीडियो को देखने से पहले एक बार जो है चैप्टर को पढ़ लेना है। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं तीसरे समूह यानी टेरिडोफाइटा समूह के जीवों के गुणों के बारे में। ठीक है साथियों, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एक टॉपिक को उठाकर, चाहे वो ब्रायोफाइटा को उठा लें, चाहे टेरिडोफाइटा उठा लें, चाहे थैलोफाइटा उठा लें, चाहे जिम्नोस्पर्म उठा लें, चाहे एंजियोस्पर्म उठा लें, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस समूह के जो जीवों के गुण हैं, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। तो ये जो टेरिडोफाइटा समूह के जीव हैं, इनका भी जो है शरीर जो है जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होता है और इनमें ऊतक भी पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। थैलोफाइटा समूह में ना अंगक पाए जाते हैं, ठीक है, और ना ही उनमें ऊतक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे टाइप के यानी ब्रायोफाइटा समूह के जीव होते हैं, उनमें अंगक पाए जाते हैं लेकिन ऊतक नहीं पाया जाता। लेकिन अब तीसरा जब समूह आता है टेरिडोफाइटा का, तो यहाँ पर अंगक भी पाए जाते हैं और जल तथा अन्य पदार्थों के वहन के लिए, सॉरी यहाँ पे के होना चाहिए, के संवहन के लिए ठीक है, संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जल तथा अन्य पदार्थ यानी खान पान के अन्य पदार्थों के लिए क्या पाया जाता है, यहाँ पर संवहन ऊतक यानी कि आदान प्रदान करने वाले ऊतक, यानी कि जड़ से तने तक, तने से पत्तियों तक जो है जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पहचाने का कार्य करते हैं। कौन? ऊतक करते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके? तो उदाहरण है मार्सिलिया, पफर्न, हॉर्सटेल इत्यादि। ठीक है, इनमें क्या होता है, नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें हम बीजाणु, इंग्लिश में इसे स्पोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भ्रूण पाए जाते हैं, नग्न भ्रूण पाए जाते हैं। इसमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। इनमें जो जनन अंग होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देते, तो कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, तो इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो इनमें क्या होता है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, नग्न भ्रूण पाए जाते, छोटे छोटे भ्रूण पाए जाते, छोटे छोटे बीजाणु पाए जाते, लेकिन ये भी उन बीजाणुओं से बीज उत्पन्न नहीं कर पाते। ठीक है, इतनी इनमें क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है, अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के जीवों के गुण। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इनमें नग्न बीज पाया जाता है। कैसा बीज पाया जाता है साथियों? नग्न बीज पाया जाता है। ठीक है, और जो बीज होता है, ठीक है, ये फल के अंदर नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? फल के अंदर नहीं पाया जाता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होता है, इनमें बीज तो पाया जाता है लेकिन फल के सेंटर में, जैसे कि आप सेब ले लें। ठीक है, सेब में फल कहाँ पाया जाता, सॉरी बीज कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल सेब के सेंटर में पाया जाता है, यानी कि और फल से ढका हुआ पाया जाता है। ये बहुवर्षीय तथा काष्ठीय पौधे होते हैं। ये जो है बहुत वर्ष तक जीवित रहने वाले स्थिति तथा काष्ठीय पौधे यानी कि कठोर आवरण से ढके हुए पौधे होते हैं। ठीक है, जैसे कि पाइनस तथा साइकस। ठीक है, अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में हमने एक उदाहरण बता ही दिया है आपको कि जो बीज होते हैं वो कहाँ होते हैं, फल के अंदर ढके होते हैं, सेंटर में। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म को हम पुष्पी पादप भी कहते हैं। ठीक है, ये
क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइम में जो है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी, और साथ ही साथ जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या भ्रूणपोष में, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म के जो जीव होते हैं, इनमें जो भोजन का संचयन होता है वो या तो बीज पत्रों में हो जाएगा या इनके भ्रूणपोष में, ठीक है, भ्रूणपोष में। अब बात करते हैं एनीमिलिया जगत की, जो कि सबसे बड़ा जगत है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राणी जगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एक मनुष्य होता है वो भी एनीमिलिया जगत का प्राणी है, ठीक है। तथा इस जगत के उपसमूह को हम फाइलम बोलते हैं। इस जगत में जितने भी उपसमूह हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। जैसे कि अभी तक हम उनको समूह बोलते आ रहे थे, जैसे कि ब्रायोफाइटा था, ठीक है, टेरिडोफाइटा था, लेकिन यहाँ पर जितने भी समूह हैं सबको हम क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं, ठीक है। तथा इनके गुण निम्नलिखित हैं, तो सभी के हम गुण पढ़ लेते हैं एक एक करके। इस वर्ग के जीवों के गुण फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है, इस वर्ग में सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी कि जो जितने भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब आते हैं एनीमिलिया जगत के अंतर्गत, ठीक है। अब यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? एनीमिलिया जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन पादप जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी जीव विषमपोषी होते हैं, लेकिन पादप जगत में क्या होता है? कुछ नहीं, अधिकतर, ठीक है, अधिकतर जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसके अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं, ठीक है। जो एनीमिलिया जगत के जितने भी जंतु हैं, ठीक है, जीव हैं, वो सब चलायमान हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। बताइए, क्या पादप जगत में पौधे आते हैं, ठीक है, तो क्या पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो क्या हम उन्हें चलायमान स्थिति में रख सकते हैं, चलायमान समूह में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्राणी जगत को है कितने वर्गों में बांटा गया है तथा वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है। तो सर्वप्रथम इस जगत के जीवों के विभाजन का आधार बनाया गया है कोशिकीय स्तर की संरचना, यानी कि एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, तो सर्वप्रथम जो है इसी को आधार बनाया गया। तथा दूसरा ऊतक स्तर की संरचना, तथा दूसरा जो आधार बनाया गया इसका वो ऊतक स्तर की संरचना, कि इसमें ऊतक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो है बिना देहगुहाधारी जीवों, तो यानी कि ऐसे जीवों को अलग किया गया जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती है। अब ये देहगुहा क्या होती है साथियों? देहगुहा जो होती है हमारी जो आंतरिक संरचना है, त्वचा है, ठीक है, इसको हम क्या एक तरह से इसके अंदर भी एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं देहगुहा। अब जैसे कि आप अपना देहगुहा के अंदर क्या पाया जाता है? हमारे सभी अंग जो हैं देहगुहा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आप मुंह खोलेंगे, ठीक है, मुंह के अंदर क्या है? हमारा ये जीभ है, दांत है, ठीक है, ये सब क्या है? देहगुहा के अंदरी भाग में है, ठीक है। कूट देहगुहा, ठीक है, कूट देहगुहाधारी जीव, ठीक है, देहगुहाधारी जिनमें देहगुहा पाई जाती है, जैसे गुणों को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है साथियों, बस यही चीज़ जो है सभी में एक एक पॉइंट है कि ये बहुकोशिकीय है, ये एक कोशिकीय है। बस इतना पॉइंट लिख के आओगे 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है, आगे डिटेल में।
तथा सॉरी यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। उसके बाद भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास तथा अंतः स्तर की एक थैली से देहगुहा का बनना जैसे लक्षणों को आधार बनाया गया है। यानी कि साथियों क्या होता है, हमारा जो मेसोडर्म जब मिल जाता है उसमें भ्रूण के समय में, तो क्या होता है, हमारा जो जीव होता है वो कैसा हो जाता है, त्रिकोरिक जीव हो जाता है। ठीक है, 3 कोरों से बनकर त्रिकोरिक जीव हो जाता है। ठीक है, तो जीव जो है द्विकोरिक है, ठीक है, या त्रिकोरिक है, ये कौन निर्धारित करता है, मेसोडर्म निर्धारित करता है। ठीक है, तो मेसोडर्म की उपस्थिति है जीव में या नहीं, ठीक है, तो इसको भी आधार बनाया गया है। उसके बाद इस जगत के जीवों में नोटोकार्ड को उपस्थिति का विभाजन का आधार बनाया गया। अब कार्ड क्या होता है साथियों, ये एक लंबी संरचना होती है, जैसे कि हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसको हम नोटोकार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नोटोकार्ड को। उसके बाद जिन जीवों में नोटोकार्ड पाया जाता है उनको आगे कशेरुकी और अकशेरुकी में भी विभाजित कर दिया गया। जो नोटोकार्ड जीव हैं उनको हमने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, कशेरुकी जीव और अकशेरुकी जीव। अब बात करते हैं हम, जो हमारा फाइलम है, पहला फाइलम है किसका, एनिमेलिया जगत का, जिसको हमने 10 वर्गों में विभाजित किया है। तो अब बात करते हैं पोरीफेरा फाइलम के जीवों के गुण। तो साथियों जो पोरीफेरा जीव होते हैं, फाइलम के जीव होते हैं, ये कैसे होते हैं, अचल जीव होते हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। इनके शरीर में अनेक छेद पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं और जो है भोजन का आदान प्रदान करते रहते हैं। और साथ ही जो पोरीफेरा समूह के जीव होते हैं, इनका शरीर जो है कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका रहता है। एक कठोर आवरण तथा जो है बाह्य कंकाल से ढका रहता है। जैसे कि आप उदाहरण अगर लेंगे, आप अपने यहाँ पे उदाहरण ले लें, तो आपने जो है गंगा जी वगैरह या फिर आपने तालाब वगैरह में जो जोंक होती है उसको सीप टाइप का होता है, इसके अंदर जो जोंक पाई जाती है उसको भी हम क्या किस जीव में रखेंगे, उसको भी हम रखेंगे कहाँ पे, अपने पोरीफेरा जीव में। ठीक है, 4th पॉइंट है हमारा, इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, ऊतकों का विभेदन नहीं होता, ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये समुद्री जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं, समुद्री। ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पांजिला इत्यादि। साथियों आपको उदाहरण बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि आप उदाहरण को तुक्का लगा के नहीं कर सकते। ठीक है, और आप जो हैं यहाँ पर ये तो कह सकते हैं कि ये एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, या एक कोरिक है या द्विकोरिक है। ठीक है, ये तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप उदाहरण का अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए उदाहरण को ध्यान से देखिए, और साथ ही जो है पूरे चैप्टर को एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो आप किताब से पढ़ के जो है दोबारा से इसे पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिलेंट्रेटा। जो फाइलम होता है ये जलीय जंतु होते हैं, यानी कि जो पोरीफेरा हो गया, ठीक है, और हमारा सिलेंट्रेटा हो गया, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों जो है जलीय जंतु होते हैं। साथ ही जो पोरीफेरा है वो एक कोशिकीय जंतु होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंट्रेटा फाइलम की। तो इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है, यानी कि ऊतकीय स्तर का होता है। इनमें ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन पोरीफेरा में ऊतक नहीं पाए जाते। 3rd पॉइंट पे बात करते हैं, इनमें एक देहगुहा पाई जाती है। इनमें कितनी देहगुहा पाई जाती है साथियों, एक देहगुहा पाई जाती है।
4th नंबर पे बात करते हैं, इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। यानी कि कोशिकाओं की 2 परत, यानी कि एक कोशिका और 2 कोशिका, ठीक है, 2 परतों से इनका शरीर जो है मिलकर बना होता है। 5th पॉइंट है हमारा, इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं। इनकी जो अनेक जातियां हैं वो किस में रहती हैं? समूह में ही रहती हैं, पलायन करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश, ठीक है, इत्यादि। 3rd फाइलम की हम बात करें तो इसमें 3rd फाइलम आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेज, ठीक है, ये हमारा 3rd फाइलम है किसका? एनिमेलिया जगत का, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम के जीवों के गुण। 1st पॉइंट है हमारा, पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। यदि हम ऊपर के 2 फाइलम की बात करेंगे तो इनकी अपेक्षा इस तीसरे फाइलम यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम की जो शारीरिक संरचना होती है अधिक जटिल होती है, अधिक कठोर होती है, ठीक है। साथ ही इनका जो शरीर होता है द्विपार्श्व सममित होता है। अब द्विपार्श्व सममित क्या होता है साथियों? अभी ऊपर जो हमने 2 फाइलम पढ़े थे उनका शरीर जो है द्विपार्श्व सममित नहीं होता है, ठीक है। अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेज की बात करें तो इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। यदि हम मनुष्य का शरीर ले लें साथियों, तो यदि हम इसको बीच से अगर बांटेंगे तो क्या आपको दायां भाग और बायां भाग बराबर मिलेगा? तो जी हाँ। तो ये कैसा हो गया? हमारा मनुष्य द्विपार्श्व सममित हो गया। अगर आप मान लो ए अल्फ़ाबेट लेते हैं, क्या लेते हैं? ए अल्फ़ाबेट को लेते हैं और इसको बीच से काटते हैं, ठीक है, बीच से इस पर एक रेखा डालते हैं। क्या ये दायां और बायां भाग बराबर है? तो हाँ, दायां और बायां भाग बराबर होगा, ठीक है। तो ये कैसा है? द्विपार्श्व सममित है। अगर साथियों हम बी की बात करें, ठीक है, अल्फ़ाबेट बी की, तो आप इसको जब बीच से डिवाइड करेंगे, क्या एक भाग दूसरे भाग के बराबर है? यानी बायां भाग दायां भाग के बराबर है? तो साथियों आप बोलेंगे नहीं। तो यानी कि ये द्विपार्श्व सममित नहीं है। तो जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम में जो जीव आते हैं वो द्विपार्श्व सममित होते हैं, ठीक है। 3rd पॉइंट है, इनका शरीर त्रिकोरक होता है, ठीक है, इनका शरीर जो है त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन जो है 3 कोशिकीय स्तरों से होता है। कितनी कोशिकीय स्तरों से? 3 कोशिकीय स्तरों से होता है। मेसोडर्म इसमें पाया जाता है, ठीक है। एक कोशिकीय स्तर कौन सा होता है? मेसोडर्म, ठीक है। 4th पॉइंट हम बढ़ते हैं, इसमें शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। 5th पॉइंट है हमारा, इनमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है। इनमें कैसा? वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है और इनमें जो है कूट देहगुहा पाई जाती है। कैसी देहगुहा पाई जाती है? कूट देहगुहा पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। चपटे कृमि किसको कहा जाता है? चपटे कृमि कहा जाता है जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम के जो जीव हैं उनको हम कहते हैं चपटे कृमि, ठीक है। इनमें प्लेनेरिया और कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लिवर फ्लूक जैसे परजीवी होते हैं। उदाहरण प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और फीता कृमि इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं हम निमेटोडा समूह की। तो जो निमेटोडा है ये भी त्रिकोरक जंतु हैं, यानी कि अब तथा इनमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, यानी कि 3 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और द्विपार्श्व सममित होते हैं, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। यानी किसका आकार का होता है? बेलन के आकार का होता है, ठीक है। इनकी देहगुहा को कूट
सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूट सिलोम, यानी कि कूट देगुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूट देगुआ बोलते हैं। और इनमें जो है ऊतक भी पाए जाते हैं, परंतु जो अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट को याद करना है। थर्ड, इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। इनकी जो शारीरिक संरचना है वो त्रिकोरिक होती है, यानी 3 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो हैं अधिकांशतः परजीवी होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जब दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो दूसरे जंतुओं में क्या रोग उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि, एस्केरिस और बुचरेरिया इत्यादि। अब बात करते हैं 5वें नंबर फाइलम की, एनीलिडा। ठीक है, एनीलिडा फाइलम के जो गुण हैं वो देख लेते हैं। जो एनीलिडा फाइलम जंतु होते हैं ये द्विपार्श्व सममित और त्रिकोरिक होते हैं। यानी अब जितने भी क्या नाम है फाइलम आएंगे वो सभी कैसे होंगे? द्विपार्श्व सममित होंगे। ठीक है, और इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। इनमें जो है वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। अतः अंगों में भिन्नता होती है और अंगों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता इनके शरीर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। फोर्थ, जलीय एनिलिड जो होते हैं अलवड़ तथा लवड़ीय जल दोनों में पाए जाते हैं। जो एनिलिडा समूह के जीव होते हैं वो अलवड़ीय जल हो चाहे लवड़ीय जल हो, यानी कि जिसमें जो है लवड़ पाया जाए और जिसमें लवड़ न पाया जाए, दोनों प्रकार के जल में उपस्थित हैं, यानी कि पाए जाते हैं। इनमें जो है क्या होता है, संवहन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, संवहन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। 6 नंबर, ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। ये जलीय प्रकार के और स्थलीय प्रकार के दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण में अगर हम लें तो केंचुआ को ले सकते हैं, नेरिस को ले सकते हैं और जोंक को ले सकते हैं इत्यादि। आर्थ्रोपोडा, ये जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जितना भी जंतु जगत है उसका सबसे बड़ा संघ है कौन सा हमारा? आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, यानी कि फाइलम है साथियों, आप ध्यान रखना ये क्या है? फाइलम सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, अगर हम सबसे बड़े समूह की बात करेंगे तो कौन सा आएगा हमारा? एनीमिलिया, जगत की बात करेंगे तो कौन सा जगत आएगा? एनीमिलिया जगत। सबसे बड़ा जगत तो एनीमिलिया जगत और सबसे बड़ा संघ तो आर्थ्रोपोडा संघ। इनमें जो है द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, जैसा कि मैंने कहा। अब सभी जो है जीव जो है द्विपार्श्व सममित होंगे और शरीर जो है खंड युक्त होता है। और इनका शरीर कैसा होता है? खंड युक्त होता है, यानी कि खंडों में विभाजित होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। इनमें जो है क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि रुधिर जो है वाहिकाओं में नहीं बहता, नालिकाओं में नहीं बहता है, यानी कि खुले आमतौर से, यानी कि धुआंधार बहता है। ठीक है, एक तरफ से पूरे शरीर में जो है ऐसे ही बिना वाहिकाओं के बहता है, यानी कि जो देहगुहा होती है वो रक्त से भरी रहती है। इन जीवों की जो देहगुहा होती है यानी आर्थ्रोपोडा जीवों के पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में क्या होता है? रक्त भरा रहता है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। आपने साथियों देखा होगा तितली का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पैर होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं साथियों, ये एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है। और साथ ही जो तितली होता है, मक्खी होता है, मकड़ी होता है, बिच्छू होता है, ये सभी जो कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित जीव होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम मोलस्का की, यानी 7 नंबर फाइलम की मोलस्का। तो इनमें भी क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है, इनमें जो है देह गुहा बहुत कम पाई जाती है, तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। किसकी अपेक्षा, आर्थ्रोपोडा की अपेक्षा थोड़ा ही इनमें विखंडन होता है। लेकिन जो आर्थ्रोपोडा होता है उनके शरीर में काफ़ी विखंडन होता है, अधिकांश मात्रा में विखंडन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश जो मोलस्क जंतुओं में क्या होता है, कवच पाया जाता है। अधिकांश जो मोलस्का फाइलम के जंतु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है, यानी सुरक्षा कवच पाया जाता है। ठीक है। इनमें क्या होता है, खुला संवहनीय तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। इनमें खुला संवहनीय तंत्र होता है, यानी संवहन के लिए, आदान प्रदान के लिए कोई नलिकाएं नहीं है। कैसा है, खुला परिसरण तंत्र है, यानी खुला संवहनीय तंत्र है। ठीक है। तथा उत्सर्जन के लिए क्या होता है, गुर्दे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप घोंघा ले सकते हैं और सीप को ले सकते हैं। अब बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट, यानी कि इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा ग्रीक का एक शब्द है। ठीक है। ये जो है इकाइनोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जाहक, ठीक है, या हेजहॉग, तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। ठीक है। अतः इन जंतुओं की त्वचा में कांटों से आच्छादित होती है, यानी जाहक का मतलब होता है कांटे। क्या होता है, कांटे। यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा के जीव होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, कांटे पाए जाते हैं। इनके शरीर पर आपको कांटे देखने को मिलते हैं। जैसे कि यदि हम उदाहरण लें तो स्टारफिश। ठीक है। जो स्टारफिश होती है वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ही आती है, और इनमें इनके शरीर पर क्या होता है, कांटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जीवों के गुण। तो इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। ये सभी कैसे हैं, समुद्री जंतु हैं। ये देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं, यानी कि 3 प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है। और देह गुहा युक्त हैं, यानी कि इनमें देह गुहा भी पाई जाती है। अगर थर्ड पॉइंट पे हम बात करें तो इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, यानी कि इनमें जो है अलग प्रकार का एक जल संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी कि नलिकाओं के द्वारा इनमें जो है जल का संवहन होता है। ठीक है। जिसके लिए एक विशिष्ट जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जो उनके क्या करते हैं, चलन में सहायक होते हैं, यानी कि ये जो है उसी संवहन तंत्र की सहायता से चलते हैं। फोर्थ नंबर है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है और कांटे पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें तो स्टारफिश, यानी कि समुद्री अखचन, ठीक है, इत्यादि। नोटोकार्ड, नोटोकार्ड के बाद में हमने बात की थी कि हम नीचे डिटेल में बात करेंगे। तो नोटोकार्ड क्या होता है, छड़ की तरह की एक लंबी संरचना होती है, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जो कि जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह किससे, यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग कर देती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे कि चलन में आसानी हो। ठीक है। तो आप नोटोकार्ड को समझ हो गए होंगे। ये कैसी होती है, एक लंबी संरचना होती है छड़ीनुमा, ठीक है, जो क्या करती है, जो पेशियों को जोड़ने का काम करती है, जिससे कि हमारे शरीर को चलने में आसानी हो सके। अब बात करते हैं आखिरी समूह, यानी कि प्रोटोकार्डेटा। ठीक है। प्रोटोकार्डेटा फाइलम के जीवों के गुण क्या हैं, ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं एवं देह गुहा युक्त जंतु होते हैं। ठीक है। साथ ही इनमें भी नोटोकार्ड
पाया जाता है। ठीक है, और ये समुद्री जंतु होते हैं। ठीक है, उदाहरण अगर हम देखें तो बैलेना ग्लोसस, हार्डमेनिया, एम्पीफेयोक्स इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार के जीव जो हैं किसमें पाए जाते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा में, जिनमें जो है द्विपार्श्व सममित हो, ठीक है, त्रिकोरिक हो और दोहे गुहा भी पाई जाती है, उनको हमने प्रोटोकार्डेटा समूह में रखा है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बैलेनगोलोसस, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथियों आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।